इंडक्टेंस, इसके पहले सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे थे कि इंडक्टेंस ऑफ ए सर्किट क्या है। यानी इंडक्टेंस ऑफ ए सर्किट इज प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट दैट डिटरमाइन अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट गेट्स डेवलप्ड ऑन वेरिएशन ऑफ करंट इन द सर्किट। यानी इंडक्टेंस सर्किट की वो प्रॉपर्टी है जो तय करती है कि उसमें अगर करंट 1 एम्पियर पर सेकंड की रफ्तार से होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का अमाउंट कितना है। इंडक्टेंस का डेफिनेशन यूनिट पढ़े, फिर सर्कुलर कॉइल का इंडक्टेंस निकाले और एल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड का इंडक्टेंस निकाले। अब बात करनी है कि इंडक्टेंस जिस सर्किट में हो उस सर्किट की इंडक्टेंस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट है कि व्हेन करंट ग्रो एंड डिके इट अपोजेस द वेरिएशन ऑफ करंट whether it is growth or decay, and against this EMF current has to grow, so extra work has to be done in raising the current from any value to any other value, and also when current decreases. यानी जब किसी सर्किट में करंट ग्रो या डिके होगा तो उस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा जो करंट के ग्रोथ और डिके वो दोनों का अपोज करेगा। इस अपोजिशन के अगेंस्ट करंट में चेंज लाने में वर्क होता होगा, and that work goes stored in the field in the magnetic energy of the circuit called inductive potential energy या magnetic field energy of the circuit. This magnetic field energy or inductive potential energy is equal to amount of work that may have been done in raising or lowering the current level against the induced EMF developed due to property of self inductance. किसी परिपथ में इंडक्टेंस के गुण के जब करंट का ग्रोथ हो रहा या डिके होगा तो उसका अपोज होगा। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के ग्रोथ और डिके में जो वर्क होता है दैट वर्क गोस स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इंडक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग सर्किट का वही प्रॉपर्टी देखना है। और मान लीजिए एक सर्किट है और सर्किट में इंडक्टेंस कहाँ होता है, इंडक्टेंस पूरे सर्किट में स्प्रेड होता है। ओनली इंडक्टेंस इज फाउंड टू बी स्प्रेड जस्ट लाइक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। लेकिन हम इस इंडक्टेंस को किसी एक क्षेत्र में लोकलाइज्ड या लम्प्ड मानेंगे और वो क्षेत्र है इस ए और बी पॉइंट के बीच। पूरे सर्किट को के इंडक्टेंस को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह किसी सर्किट में रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में सीमित लोकलाइज्ड नहीं होता। इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द लेंथ वेयर देयर इज करंट देयर इज रेजिस्टेंस बट इट इज सपोज्ड टू बी लोकलाइज्ड इन अ सेगमेंट। ठीक उसी तरह जहां भी धारा है, मैग्नेटिक फील्ड है, वहां इंडक्टेंस है, बट इंडक्टेंस इज सपोज्ड टू बी लोकलाइज्ड इन अ सेगमेंट एंड दैट सेगमेंट इज कॉल्ड इंडक्टर। यहाँ ये इंडक्टर सेगमेंट है ए और बी के बीच में और इसका इंडक्टेंस वैल्यू है एल। अब स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही इस सर्किट में क्लॉकवाइज सेंस में करंट का ग्रोथ शुरू होगा। इस करंट के क्लॉकवाइज सेंस में ग्रोथ का अपोज करने के लिए इंडक्टर के टर्मिनल के क्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा जिसमें टर्मिनल ए पर पॉजिटिव टर्मिनल डेवलप होगा और बी पर नेगेटिव। ऐसा इसलिए कि दिस इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए seat of EMF having this type of polarity as shown below the inductor in the diagram. ये अपोज करेगा करंट की ग्रोथ का। इसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे और इसका वैल्यू बराबर होगा माइनस एल डी आई डी टी, where dt of I is the rate at which current is growing in the circuit. dt of I is the rate at which current is growing in the circuit. वह दर है जिससे करंट सर्किट में ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर L is inductance of the circuit and didt is current growth during the switch on. जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट ग्रोथ शुरू हो गया। तो at any moment induced EMF ये है। इस EMF के अगेंस्ट मान लो इस EMF के अगेंस्ट DQ चार्ज के जाने में जो वर्क होगा वो बराबर होगा माइनस ई डी क्यू। और इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ माइनस साइन उसी को बताता है तो प्लस रहने देते हैं, माइनस एल डी क्यू डी टी और डी आई आई डी आई। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। टोटल वर्क डन किसमें, तो करंट के वैल्यू को 0 से बढ़ाकर I0 तक करने में टोटल वर्क डन।
वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो वर्क डन बराबर होगा माइनस हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, and this work done gets stored in the field in the form of magnetic potential energy plus half L I naught square. यहाँ half L I naught square is the magnetic field energy or potential energy is equal to negative value of work that may have been done against the induced EMF developed in the circuit during the period of growth of the current or decay of the current. It is equal to work that may have been done in raising the current level from 0 to I naught in the circuit. As the current grows, there is growth of magnetic field not only within the geometric boundary but beyond the geometric boundary up to infinity. The total work that has been done in raising the current is being utilized in establishment of magnetic field throughout the surrounding. किसी परिपथ में धारा की स्थापना के समय ईएमएफ सोर्स द्वारा जो वर्क किया जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के विरुद्ध, वो वर्क वो एनर्जी है जो इस्तेमाल होती है सर्किट के ज्योमेट्रिक बाउंड्री के अंदर और बाहर पूरे स्पेस में अप टू इंफिनिटी मैग्नेटिक फील्ड के एस्टैब्लिशमेंट, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। और ये एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इंडक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सर्किट कहलाएगी। ये हो गई मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम इसका निकालते हैं सोलेनॉइड के केस में और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी निकालते हैं। देखिए सोलेनॉइड के केस में क्या होगा, यहां से आगे देखते हैं फिर एक बार सोलेनॉइड का केस। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसका, ऑफ एल लेंथ ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, ये होगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी या इंडक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एल लेंथ किसके, ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड लॉन्ग है लेकिन एल लेंथ ही लिया जा रहा है, एल लेंथ ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे पिछले सेगमेंट में, थोड़ा देर नहीं बल्कि पिछले सेगमेंट में, कि सोलेनॉइड के एल लेंथ की इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर, यानी हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई स्क्वायर इज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी due to establishment of current in the solenoid of L length. Solenoid is long, but the energy is lying within the L length. Long solenoid के केस में हम लोग पहले से जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसकी ज्योमेट्रिक बाउंड्री के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। इसलिए टोटल फील्ड एनर्जी जो हाफ एल आई स्क्वायर है उसी बाउंड्री में सीमित होगी। आइडियली ठीक उसी तरह जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग उसके ज्योमेट्रिक बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को बाउंडेड माने थे और फिर डेंसिटी भी निकाले थे। तो मान लीजिए ये सोलेनॉइड है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, जिसकी एल लंबाई में एनर्जी है और करंट का फ्लो आई हो रहा है। तो इस एल लंबाई का वॉल्यूम, इस एल लंबाई के सोलेनॉइड सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड का वॉल्यूम बराबर होगा एल इंटू ए, वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल इज द लेंथ। तो एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी बराबर होगा टोटल एनर्जी स्टोर हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एल, जहां ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है और एल उसका लेंथ है। हम लोग एक बार फिर समराइज करें, हम लोग पढ़ रहे हैं, बात हो रही है कि किसी भी सर्किट में इंडक्टेंस क्या है। तो इंडक्टर और इंडक्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट that makes it sensitive towards variation of current. Whenever current varies in the circuit generates an induced EMF against the applied EMF which opposes the variation of current, whether the current is growing or whether the current is decaying. In both cases, this property of the circuit that determines amount of induced EMF on variation of current is called inductance. And due to this property, there is always some work is done against the induced EMF in both cases, whether the current is growing or whether the current is decaying. During the growth period,
the work done gets utilized in establishment of magnetic field within the geometric boundary as well as beyond the geometric boundary up to the infinity. This energy is called inductive potential energy. In case of long solenoid, it is supposed to be bounded within its geometric boundary because the field is also limited to the geometric boundary. Ideally, there is no field beyond the geometric boundary. और हम उस स्पेस बाउंडेड स्पेस में जो कि apparently Biot-Savart law का वायलेशन है. A magnetic field is never supposed to be localized in a region. It is spread up to infinity from the source of the magnetic field as any obey inverse square law. But in this case of solenoid, wrong solenoid, the field is supposed to be bounded within the geometric boundary. इस केस में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ज्यामितीय सीमा में सीमित मानी जाती है और उसकी एनर्जी डेंसिटी हो गई, आप इसको देखिए, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। आप चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ऊपर म्यू नॉट से गुना करें आई स्क्वायर और नीचे 2 म्यू नॉट। अब ये हो गया स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बटा म्यू नॉट, ये हो गई एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। जो हम कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड बी है तो एनर्जी डेंसिटी इतना है। ठीक उसी तरह जिसे इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे, एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इससे फॉर्मूला रिलेटेड नहीं है बट एनालोगस, वहां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, यहाँ सोलेनॉइड। अब एक कैरेक्टर और जानना है कि सोलेनॉइड या सर्कुलर कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज सपोज्ड टू बी लोकलाइज्ड इन अ सेगमेंट एंड दैट सेगमेंट इज कॉल्ड इंडक्टर। Inductance of the circuit is supposed to be localized in a region and that segment is called inductor, जिसको symbolically हम इस तरह दिखाते हैं और ideally हम मानते हैं in presence of this inductor there is a potential difference across its terminal if the current varies through it। अगर इससे होकर धारा के प्रवाह हो तो कोई बात नहीं, धारा प्रवाह में अंतर हो, परिवर्तन हो, तो उसके टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा जो VA माइनस VB बराबर होगा L di/dt, which is not due to current, rather which is due to variation of current। ऐसे इंडक्टर एलिमेंट्स को हम कंबाइन करें जस्ट लाइक रेजिस्टेंस की तरह, उसे बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो पहला देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। इसमें हम दो इंडक्टर को सीरीज में जोड़ते, साथ में एक बात और ध्यान रखते, ये दोनों इंडक्टर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हो, मैकेनिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली लिंक्ड ना हो। इसमें करंट वेरिएशन होगा, उसमें भी होगा, लेकिन इसके फील्ड का फ्लक्स दूसरा कॉइल या दूसरा इंडक्टर इंटरसेप्ट ना करे। सो दे, अब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो टर्मिनल ए और टर्मिनल बी और सी के बीच L1 L2 सीरीज में, उसी तरह से कि two or more inductors are said to be under series combination if the current that enters in one passes through the second and potential difference gets divided into potential steps। और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं L इक्विवेलेंट, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा L इक्विवेलेंट होगा बराबर VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर होगा L इक्विवेलेंट di/dt। और इसमें क्या होगा L1 di/dt और इसमें क्या होगा L2 di/dt। तो फिर L इक्विवेलेंट बराबर होगा L1 प्लस L2। तो रेजिस्टर की तरह, ये रेजिस्टर की तरह, ठीक उसी तरह क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम दो को जोड़ेंगे इस तरह, मान लो, तो दे आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ दे आर कनेक्टेड टू द सेम टर्मिनल्स, तो उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहेंगे L1 और L2। यहाँ टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप दोनों एलिमेंट के लिए सेम है, इसलिए VA माइनस VB बराबर L1 di/dt और इधर VA माइनस VB दूसरे के लिए बराबर L2 di/dt। और जो करंट यहाँ डिवाइड होता है वही दो पार्ट में आएगा, तो एक में आ जाए तो ये हो जाएगा L इक्विवेलेंट di/dt और तीनों को इक्वेट करेंगे
1 by L इक्विवेलेंट बराबर 1 by L1 प्लस 1 by L2। आगे इसके तीसरे सेगमेंट में फिर पढ़ेंगे हम लोग कि हाउ द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट, हाउ इट अफेक्ट्स द सडन फॉल एंड सडन राइज, इट कॉजेस डिले इन सडन फॉल एंड सडन राइज ऑफ द करंट इन द सर्किट। इस तरह समराइज करें तो हम लोग बात हो रही थी अभी कि इन एनी इंडक्टिव सर्किट देयर इज अ प्रॉपर्टी व्हिच अपोजेस वेरिएशन ऑफ करंट जनरेट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ अगेंस्ट द अप्लाइड ईएमएफ। इस सेकंड सेगमेंट में इतना ही। थर्ड सेगमेंट में फिर जानेंगे कि हाउ इट अफेक्ट्स किसे, इट अफेक्ट्स ग्रोथ एंड डिके ऑफ